वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। इतवार का दिन है, 24 तारीख है और अभी कुछ ज़्यादा दोपहर का भी टाइम नहीं है। लेकिन मुज़म्मिल साहब को पकड़ना था हमें, क्योंकि ये भागम दौड़ कर रहे हैं। इनको दुबई एयरपोर्ट पे हमने पकड़ लिया। हमने कहा जाना नहीं है, आज का शो करके जाना है। तो इन बिटवीन फ्लाइट्स है। आपका बड़ा शुक्रिया मुज़म्मिल। लेकिन मेरे पास कल चुड़ैल 2 खबरें लेके आई है, बड़ी इंपॉर्टेंट पाकिस्तानी सियासत के हवाले से। क्या है जी एक 2 ये खबरें? लेके आई है कि बल्ले का निशान गालिबन इस्तेकाम पार्टी को अलॉट हो रहा है। हालांकि अच्छा। इस्तेकाम पार्टी के पास एक दूसरा निशान है, लेकिन उन्होंने अप्लाई कर दिया हुआ कि बल्ले का निशान उनको मिले। तो चुड़ैल मेरी काफी कॉन्फिडेंट है कि इस्तेकाम पार्टी को मिल जाएगा। अगले 1-2 दिन में पीएमएलएन का, बल्कि आज शाम को पीएमएलएन और इस्तेकाम पार्टी की हतमी सीट एडजस्टमेंट भी तय पा जाएगी, और जिन जिन इलाकों में है। और लगता ही है कि इस्तेकाम पार्टी को पंजाब की 2 से 3 डिविजन्स में जो है खास तौर पे कॉन्सेंट्रेट करके उनको एडजस्टमेंट दी जाएगी, जिनमें 2 तो साउथ पंजाब की हैं। वो तो बात की बात है, लेकिन जरूरी बात जो है वो ये है कि अकबर एस बाबर अब अप्लाई कर रहे हैं दोबारा से इलेक्शन के लिए, पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन। और वो लगता ही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगले चेयरमैन जो है वो अकबर एस बाबर बने, क्योंकि यानी जो मुझे फीलिंग हो रही है, जो चुड़ैल ने मुझे आके बताया। अब आप मुझे बताएं क्या कहते हैं। देखिए मुबश्शिर भाई, आपकी चुड़ैल की के तकद्दुस को मलहूज़ खातिर रखते हुए और आपकी चुड़ैल को के लिए एहतराम अपना बिल्कुल वाजिब है। तो लेकिन अगर हम सियासी तौर पर देखें, सियासी पॉलिटिकल एनालिसिस के तौर पर देखें, तो ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन और ये सब कुछ की अहमियत 8 फरवरी तक है। 8 फरवरी के बाद इसकी अहमियत, बल्कि आप कह लें मार्च के बाद इसकी अहमियत ख़त्म हो जाएगी। 8 फरवरी के बाद और मार्च के बाद कोई पूछेगा भी नहीं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने, क्योंकि मुल्क में इलेक्शन ही नहीं होंगे ना उसके बाद। तो फिर पार्टियों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी डंप हो जाएगी। जैसे पीटीआई ने 2-3 साल नहीं भी कराया तो क्या इशू था, आपने कौन सा आगे निशान लेना होता है, कुछ करना होता है। तो ये खेल सारा 8 फरवरी तक है जो मैं समझता हूँ। 8 फरवरी के बाद ये अकबर एस बाबर भी नज़र नहीं आएंगे और कोई भी नहीं नज़र आएगा। ये एक लॉस्ट स्टोरी इन द विंड हो जाएगी। अभी ये अहमियत सिर्फ 8 फरवरी तक है। बल्ले के निशान की अहमियत 8 फरवरी तक है। उम्मीदवारान के निशान की अहमियत 8 फरवरी तक है। तो हमें खेल को 8 फरवरी के तनाजुर में देखना चाहिए। लिहाजा 8 फरवरी तक तो अकबर एस बाबर जो हैं वो चेयरमैन नहीं बन सकते, ठीक है ना। इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा पीटीआई के अभी 8 फरवरी से पहले नहीं हो सकते, और 8 फरवरी तक अकबर एस बाबर पीटीआई के चेयरमैन नहीं बन सकते। 8 फरवरी के बाद उनको चेयरमैन बनाएंगे तो वो एक नई पार्टी इमरान खान बना लेंगे। वो कौन सा मसला है इस मुल्क में नई पार्टी बनाना, अगर ये प्लेटफॉर्म जाता भी है तो वो तो फिर वो अगले इलेक्शन के लिए नए निशान पर भी खेला जा सकता है। फिलहाल तो आज के इलेक्शन की बात है। तो अकबर एस बाबर के पास भी 8 फरवरी तक का टाइम है। उसके बाद उनकी पॉलिटिकल इनिंग भी मुझे कोई इतनी ज़्यादा रोशन नज़र नहीं आती। बाकी जो आपकी चुड़ैल की दूसरी खबर है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और पीएमएलएन की सीट एडजस्टमेंट, देखिए कोई गन पॉइंट पे नवाज शरीफ से करा ले तो मुझे नहीं पता, किसी कमरे में बंद करके उसे कि ये सीटें आपने जहांगीर तरीन को देनी है, लॉजिकली नहीं बनती हैं, ठीक है ना। अगर फ्री माइंड से कोई नवाज शरीफ फैसला कर रहा होगा तो आप 2-3 डिवीजन्स की बात करते हैं, मैं 2-3 सीटों की बात करता हूँ। मतलब आप जहांगीर तरीन को ये तो कह सकते हैं कि भाई तुम मुल्तान जाके शाह महमूद के हल्के से लड़ लें, जो उसने कागज़ भी जमा कराएंगे। शायद लोधरा वाली सीट भी ना दी जा सके, एक अलीम खान को दे दी जाएगी, एक और कोई दी जा सकती है। मतलब 2-3 डिवीजन तो बशीर भाई बहुत ज्यादा हो गया। आप देखिएगा ना, कल तक आपके पास लिस्टें आ जाएंगी जब आप पाकिस्तान में होंगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आप भी बिल्कुल मैंने नेक्स्ट वीक में और आप शो कर रहे होंगे तो तब तक तो बिल्कुल सिचुएशन क्लियर करती होगी ना। तो आपकी चुड़ैल कह रही है कि 2-3 डिवीजन्स में एडजस्टमेंट होगी, तो 10-15 सीटों की बात तो चुड़ैल कर रही है ना, ज्यादा। तो खाकसार तिफले मकतब आपका जूनियर 2-3 सीटों की बात कर रहा है।
तो हफ्ते देखिए वाले बात दिन यह बात है कर कि लेंगे। आपसे एक मियाँ साहब के वापसी की शर्त हारा हूँ, इसलिए मैं ज्यादा शर्तें नहीं मैं लगा रहा, लेकिन आ, मैं आपको ये बता दूं कि it is not all that good for PMLN, and they also need alliances, and more than that they need support. और सबसे बड़ी बात आपको मैं बताऊं मुजम्मिल, मैं तो अब बिलीव करता हूँ ये कि देखें, जो मर्जी आ जाए पाकिस्तान में, अब वजीर आजम या हुकूमत बना के, लेकिन अगर इस मुल्क को बचाना है तो सबको उसके हाथ स्ट्रांग करने पड़ेंगे, मजबूत करने पड़ेंगे, वो चाहे हमें पसंद हो या ना पसंद हो, कतई नजर उसके। क्योंकि अब हमें मुल्क का भी सोचना है, और मेरा ख्याल है कि जो हमारे सियासतदान है शायद वो भी उस लेवल पे आके सोच रहे हैं, अपनी अपनी इनिंग्स का नहीं सोच। नहीं देखिए, ये आपकी जो बात है ये एक और बात है, और सीट एडजस्टमेंट एक और बात है। पाकिस्तान को एक वसी तर इत्तफाक राय की ज़रूरत है इस मंजदार से निकलने के लिए, ये बात ठीक है, पर वो वसी तर इत्तफाक राय जो है वो आपने किसी की गर्दन काट के तो नहीं हासिल करना सियासी तौर पे। मतलब इस्तेकाम पाकिस्तान अपनी स्ट्रेंथ पे जो नशिस्तें जीत कर पार्लियामेंट में आ जाएगी, उसके बाद इत्तफाक राय की बात कर लेंगे कि उसने पहले मुस्लिम लीग नून की गर्दन काट के सीटें हासिल करनी है, फिर उसके बाद इत्तफाक राय की बात करनी है। तो वो नवाज शरीफ को भी समझ होगी कि इनको जितनी सीटें मैंने देनी है कल को उतना बार्गेन होना है, उतना ही मैंने इनसे ब्लैकमेल होना है। वो देखें, मेरे बोले जो तो हो रहे हैं PMLN में, उनसे भी ब्लैकमेल होना है। यही लोग थे जो तहरीक इंसाफ में भी थे। नहीं, पर आप ये देखें ना कि अब तो 63A का जो फैसला मुनीब अख्तर का आ गया हुआ है कि वोट ही काउंट नहीं होगा। आप मेरी बात समझे ना, आप तो देखें ना कि उसके बाद पंजाब में अदम एतमाद बहुत मुश्किल हो गई थी, फिर वो वोट भी काउंट नहीं होते हैं। तो अब तो अदम एतमाद का रास्ता बंद ही कर दिया गया है ना, जब तक आपके पास अपनी जो आपके निशान पर जीत के आया हुआ है वो तो आपका गुलाम है। मुनीब अख्तर साहब के फैसले के बाद वो अपनी राय से कोई फैसला करके कोई वोट दे ही नहीं सकता। तो जब तक जस्टिस मुनीब अख्तर का फैसला चलेगा तब तक तो ये अरकान असेंबली गुलाम है अपनी अपनी पार्टी। तो इसलिए आप समझते हैं कि मेरे निशान पर जो जीत जाएगा वो तो मेरा गुलाम है, जो दूसरे के निशान पर आएगा वो दूसरे का गुलाम है, मेरा गुलाम तो नहीं है। तो अगर तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में कोई इतना ही विनिंग कैंडिडेट है जो अपनी सीट निकाल सकता है तो उसको शेर का निशान दे दिया जाएगा। उसको जरूर पहले कहा। मुझे ये बताएं कि अभी भी इस मुल्क में एंजल्स ऑफ डूम एंड ग्लूम है जो शर्तें लगा रहे हैं कि इलेक्शन नहीं हो रहे। मैंने कहा यार 5-10 दिन तो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इलेक्शन होनी है। वो कहते हैं नहीं, बड़ा मुद्दा होगा। ये क्या वजह है? नहीं सर, इलेक्शन हो, जो आपसे शर्तें लगा रहे हैं उनसे मेरी भी लगवा दें। जो काफी कड़की चल रही है, कुछ 4 पैसे ही कमा लेना इस पर, बुक खोल लें इसके ऊपर, एक इलेक्शन होना या नहीं होना। ठीक है ना, मुझे तो बड़े पैसे बनने थे। 8-10 दिन ऊपर नीचे को भी मैं नहीं मानता, वो भी जुए शेर लाने के मुतरादिफ है मुबशर भाई। इस वक्त 8-10 दिन ऊपर नीचे कराना। देखिए एक और बात ना, जो ये 2 दिन कागजात नामजदगी बढ़ाने का फायदा भी PTI को हुआ है, अब माने, और 10 दिन इलेक्शन आगे करने का फायदा भी PTI को होगा। तो क्यों किए जाए, मुझे समझ नहीं आती। ये जिसने 2 दिन कागजात नामजदगी जमा कराने के बढ़ाए हैं वो भी कोई गवर्नमेंट, वो भी कोई एस्टेब्लिशमेंट का दोस्त नहीं है, कोई मुस्लिम लीग नून का दोस्त नहीं है, कोई कुछ, वो तो PTI का दोस्त है। तो उनको अपने कागज जमा कराने का मौका मिला ना, बाकी तो बड़े इवन नून लीग ने डिमांड कर दिया कि जी आगे करें। स्टूपिड डिमांड थी, मैं आपको बताऊं, पॉलिटिकली इट वाज नॉट अ वाइज डिसीजन कि आप ये डिमांड कर रहे थे। आपको अंदाजा होना चाहिए था कि इसका फायदा किसको होगा। इसका फायदा PTI को हुआ है। उन्होंने अपने 70% कागज जमा करा लिए, जो कि अगर 2 दिन ना बढ़ाए जाते तो वो नहीं करा सकते। मुझे ये बताइएगा कि आपने कहा कि अकबर बाबर 8 फरवरी के बाद अनइम्पोर्टेंट हो जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि जो केस चल रहा है फॉरेन फंडिंग का वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा 8 फरवरी के बाद। तब तक वो पिक कर लेगा और अकबर बाबर लाइमलाइट में रहेंगे। लेकिन क्या बुशरा बेगम लाइमलाइट में रहेंगी 8 फरवरी के बाद? जी, उनका कंट्रोल और बेहतर हो जाएगा, क्योंकि इमरान खान जितने कमज़ोर होते जाएंगे और जो उनकी बहनें कमज़ोर होती जाएंगी, तो बुशरा बीबी एक बहुत ट्रम्प कार्ड होगा एस्टेब्लिशमेंट का।
एस्टेब्लिशमेंट से वो उनकी बातचीत चल रही है, कोई अंतर खाते? ना भी चल रही हो तो एस्टेब्लिशमेंट को ये पता है कि किसी भी वक्त बातचीत की जा सकती है, वो कोई ऐसे डोर्स बंद नहीं है। और अब उनके इर्द गिर्द जो लोग भी हैं, तो मेरा ख्याल है वो जो अब ये जो आपने तोशा खाना में गवाहियाँ देखी हैं, तो वो जो वादा माफ गवाह आया है, ये सब आया है, तो इसलिए ये ऑन द कार्ड्स है। ये अब क्या आपने ये फैसला लतीफ आपको बुर्रा और परवेज लाई इस पर रोल प्ले करेंगे? देखिए, परवेज लाई इज अ लॉस्ट स्टोरी। मुबशिर भाई, आपकी बहुत दोस्ती है, मोहब्बत है, माजरत के साथ मेरा मतलब आपका सॉफ्ट कॉर्नर भी है परवेज लाई के लिए, तो इट इज़ अ लॉस्ट स्टोरी इन दिस पॉलिटिकल इनिंग नाउ। इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो को रोल उन्हें को रोल ऑफर भी किया जा सकता है। ही हैज़ लॉस्ट द क्रेडिबिलिटी जिसके लिए एक रोल हो। जब उन्होंने असेंबलियाँ तोड़ी, उन्हें असेंबलियाँ तोड़नी चाहिए थी, मैं असेंबलियाँ तोड़ने के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, पर उन्हें एस्टेब्लिशमेंट से फिर वादा नहीं करना चाहिए था कि मैं नहीं तोड़ूंगा। आप दो किश्तियों का सवार मर जाता है। परवेज लाई साहब 2 किश्तियों के सवार थे, हमें बुजुर्गों ने बताया कि 2 किश्तियों का सवार मर जाता है। मुजम्मिल अपना सबको ठीक है, लेकिन अभी तक मैं जब इलेक्शंस को देखता हूँ तो आपका नैरेटिव जो है ना वो अभी तक वीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इमरान खान के 3 बच्चे लंदन में जमामा के पास है, लेकिन परवेज लाई का बेटा जो है वो भी बाहर है, मोनस लाई जो है, 20 औरों के भी हैं। तो अब पीएमएलएन जो है वो वाले ताने नहीं मार रही जिस तरह पीटीआई मारती थी या ये मोनस लाई मारता था कि जी इनसे कहो कि अपने बच्चों को तो लेके आए, फिर पाकिस्तान आई, यू नो। तो इनमें से किसी का बच्चा नहीं है यहाँ पे। ये क्यों नहीं आप लोग उसको लोगों को याद करा रहे? तो उनके अपने बच्चे भी तो यहाँ नहीं है। नवाज शरीफ साहब के भी बच्चे यहाँ नहीं। क्लेम मिले ही भाई है ना वो सर इस वक्त देखिए ताने मारने की जरूरत ही नहीं है। बात तानों से आगे चली गई है। जो चपेड़ा पैरियां उनते ताने मारने की लोड़ है। देखो ना, जब फिजिकल लड़ाई हो रही है और जब ठुड्डे और मुक्के और कुसून चल रहे हैं, तो तानों की क्या अहमियत है जी? ताने तो तब हैं जब एक साइड पे वो खड़ा है, एक साइड पे वो खड़ा है। और हमारे यहाँ वो महलों में लड़ाई नहीं होती थी, एक छत पे वो खड़ा है, एक छत पे वो खड़ा है, तू मैनू मैं तेनू। बात तो फिजिकल हाथापाई पे है इस वक्त। तो आप तानों की बात कर रहे हैं, तो ये जरा हाथापाई मुकले, एक आधा पहलवान गिर ले, एक जीत ले, फिर तानों की लड़ाई। इस वक्त तानों की लड़ाई है ही नहीं, इस वक्त तो फिजिकल लड़ाई चल रही है सियासत में। यार अपना छोड़े ना, आप कावर मानिका को देखे, उसे ताने ही ताने दे रहे हैं। और क्या कर रहे हैं वो? उन्होंने कौन सा कोई लड़ाई कर ली? नहीं सर, उन्होंने केस नहीं अपने को भेजा था, खुद नहीं गए थे। नहीं, उन्होंने केस किया इद्दत का, ताने नहीं मारे। उन्होंने जाके अदालत में केस किया, अब लतीफ की गवाही कराई, अपनी गवाही कराई। ठीक है, हाथापाई की लड़ाई है, ताने की लड़ाई नहीं है। लीगल कोर्स अडॉप्ट किया। ये वो आरिफ अलवी नहीं है कि ट्वीट कर दिया कि मेरी मर्जी के बगैर कानून मंजूर हो गया, अदालत में पिटीशन नहीं की। खावर मानिका ने अदालत में केस किया कि ये मेरी बेगम ने इद्दत में निकाह किया और नाजायज ताल्लुकात रखे हैं इमरान खान से। उसने गवाही पेश की, खुद भी गवाही दी। तो इसलिए बात हाथापाई की है, फिजिकल लड़ाई की है, ताने की नहीं है। बुशरा को कब अरेस्ट करना है? 8 फरवरी से पहले के बाद में? इमटेरियल बात है। बुशरा को प्रेशर में रखना है। वो है पूरी पीटीआई मानती है कि बुशरा जो है कल्प्रेट है, पर पीटीआई का मानना जरूरी नहीं ना, एस्टेब्लिशमेंट ये नहीं मानती है। एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को निकालें यहाँ से और सिंध की तरफ। क्या आपको लग रहा है कि एमक्यूएम गेन करेगी इस बारी पीपल्स पार्टी के खिलाफ या नहीं? करेगी। कितना? लास्ट टाइम से तो सीटें दुगनी हो जाएंगी। ठीक है, देखिए 22 सीटें हैं कराची के। हाँ, अपनी लॉस सीटें तो नहीं रिगेन कर रही ना पूरी की पूरी। अगर 70-80% भी रिगेन कर लेगी तो बहुत फतह हो जाएगी। पंजाब सिंध असम्बली में तादाद जो है 15-20 बढ़ जाए और जो पीटीआई को कराची से शेयर मिला था वो वापस एमक्यूएम को मिल जाए और कौमी असम्बली की सीटें भी को 15-16 के करीब हो जाएं, 14-15, तो इट्स नॉट अ बैड अचीवमेंट एट ऑल। 22 की 22 नहीं मिल सकेंगी, लेकिन अगर 14-15 पे खड़े होते हैं, 27-28 एमपीज पे खड़े होते हैं, तो इट्स नॉट बैड आई थिंक। अच्छा, तो वहां पे फिर आप गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की देख रहे हैं कि कोई और देख रहे हैं? देखिए, ये डिपेंड करेगा कि JUIF और GDA कैसा परफॉर्म करते हैं। या GDA हमेशा जीडीए ने कभी कोई परफॉर्मेंस दी है
आज तक? सर 8-10 सीटें, अगर 7-8 सीटें JUI निकाल लेती है और 8-10 सीटें GDA निकाल लेती है और ये 15-16 लेकर अंदरूनी सिंध से आ जाते हैं सिंध असेंबली की, और 25-26 MQM के पास होती है, तो फिर तो बहुत टाइट खेल हो जाएगा ना। आप मेरी बात समझिए, जो वज़ीर आला बन रहा होगा वो 2-4-5 से बन रहा होगा, 6 से बन रहा होगा, कोई 2/3 मेजॉरिटी नहीं होगी, एक वीक गवर्नमेंट होगी, कोई आज़ाद बीच में डल जाएंगे। और अगर JUIF 5-6 सीटें नहीं ले सकती जैसे कि उसका दावा है, और GDA भी अपनी 8-10 सीटें नहीं निकाल सकती, जैसे जुल्फ़िकार मिर्ज़ा लड़ रहे हैं और लोग लड़ रहे हैं, अगर अरबाब रहीम वगैरह आपके जीत जाते हैं, तो ये जो उनके कैंडिडेट्स हैं जो 2018 में उनका मौक़िफ़ है कि हरवाए गए क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी को सिंध देना चाहती थी और 2/3 से दे दिया, तो अगर वहाँ डिवीजन आ जाती है तो फिर सेंट्रल और अर्बन सिंध से मिलकर कम से कम, अगर जरदारी साहब हुकूमत बनाएंगे भी तो 4 वोटों से बना रहे होंगे, तो बड़ी कमज़ोर हुकूमत होगी ना, 2/3 वाली तो नहीं होगी। हर वक्त MPs को साथ रखना होगा, चेंज भी आ सकता है, देखा जाए आज़ाद क्या है। लिहाजा मुझे ये लगता है कि ये देखना पड़ेगा आपको कि GDA और JUIF का जो इत्तेहाद है उसमें वो अंदरूनी सिंध, हैदराबाद और कुछ नवाबशाह में MQM के भी पॉकेट्स हैं, वहाँ भी जो इत्तेहाद है वो कोई सीटें निकाल पाएगा या नहीं। नहीं, MQM की हैदराबाद और सक्कर में है, नवाबशाह में नहीं। कुछ पॉकेट उनकी नवाबशाह में भी एक MPA की सीट पे है, तो वो लोग ना अंदरूनी सिंध एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। जो मेरी इतलात हैं, मेरे पास चुड़ैल तो आपको पता है नहीं, मैं तो लेकिन जो मेरी इतलात हैं वो ये है कि वो कराची में तो किसी से एडजस्टमेंट करने को तैयार नहीं, लेकिन अंदरूनी सिंध अपनी पॉकेट्स पे एडजस्टमेंट करने को तैयार। TLP वहाँ पे कितना रोल प्ले करेगी इस पर? TLP हैज़ लॉस्ट। एक तो अब वो एस्टेब्लिशमेंट की ब्लू आइड नहीं है, बिलखसूस जड़ावाला वाला वाक़या आपको पता है, उस पर आर्मी चीफ ने बहुत रिएक्ट किया था। उसके बाद जो उन्होंने अहमदियों के ये इबादतगाहों, भूलने वाला नहीं है आदमी, कोई चीज़ भूलेगा नहीं है। आपको तो बेहतर पता है ना। और उसको फिर सारे बिशप्स को बुला के माफ़ी भी मांगनी पड़ी जड़ावाला के बाद। और इवन जो अहमदियों वाला मामला है, अहमदियों की इबादतगाहों वाला मामला, वो भी इंटरनेशनली बहुत सीरियस है, उसके बड़े मतलब इंटरनेशनल फीडबैक बहुत है। तो आई थिंक TLP इज़ नॉट एज बिग एज 2018 में। मतलब फैज़ चला गया तो फैज़ की बाक़ियात भी कमज़ोर नज़र आ रही हैं। TLP को आप फैज़ के साथ ब्रैकेट करें। राइट, फैज़ के साथ मैं ब्रैकेट कर लेता हूँ। इसका मतलब है कि TLP की अगर 2 सीट्स थी पहले, तो अभी आपको वो नहीं नजर आ रही। नहीं, मुझे नहीं नजर आ रही वो 2 सीट्स भी, तो वो पार्लियामेंट में नजर नहीं आ रही। का तो वोट बैंक को तोड़ेगी ना, खराब करेगी ना, वो किसका करेगी? देखिए, एक तो उनका अपना वोट बैंक श्रिंक भी हुआ है। आप ये नहीं मानते कि जो बूम उनके पास 2018 में था वो अब नहीं है। खादिम रिजवी, साद रिजवी उस तरह परफॉर्म नहीं कर सका। और दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूँ कि आपके जमात इस्लामी वहाँ से 2-3 सीटें निकालेगी। आप समझ, जमात इस्लामी निकाल रही है, बिल्कुल निकाल रही है। और अगर जमात इस्लामी को तहरीक इंसाफ वालों ने वोट डालने शुरू कर दिए तो फिर वो 2 से ज़्यादा भी निकाल सकती है। अभी तो वो आपके दोस्त अल्ताफ हुसैन भी चाहते हैं कि PTI का वोट बैंक उनको मिल जाए और उनके लोग जो कुछ आज़ाद खड़े हों उनको PTI वोट डाल दे, या PTI उनके लोगों को टिकट दे। तो जो कुछ मिल चुका है ना, वही बहुत है उनकी ज़िंदगी में। उसके अलावा उनको किसी और चीज़ की तमन्ना नहीं करनी चाहिए। आजकल उनके अंदर जो तहरीक इंसाफ के लिए मोहब्बत है वो तो काबिल दीद है। हाँ, जब आप उनको देखते हैं, मैं जोकरों को नहीं देखता एक्चुअली, टिकटॉक देखना पड़ेगा उसके लिए, वो तो टिकटॉक परफॉर्मर है। देखिए, मेरी बात, मैं सबको देखता हूँ, मुझे अपडेट रहने के लिए सबको देखना पड़ता है। ये है कि मैं उनको सीरियस हो वक्त लूंगा कि जब वो लीगली लेजिटिमेटली पाकिस्तान के सिस्टम में री एंटर करेंगे। अभी जब तक वो एक बैंड आउटफिट है या बैंड इंसान है, तो आई एम नॉट गोइंग टू टेक हिम सीरियसली। मैं उस दिन सीरियस ले लूंगा जिस दिन आप उनको यानी आज़ाद कर देंगे, मुझे कोई इशू नहीं। देखिए, अब वो तो मुश्किल है मुझे लगता है, लेकिन एक बात समझे, उनके बाइकाट की भी एक अहमियत रह जाती है, बाइकाट की। अब वो बाइकाट कितना अहम है, फिर एक ख़ास किस्म की फॉलोइंग उनकी मौजूद है। वो किधर, वो क्या वो अपनी फॉलोइंग PTI को देना चाहते हैं कि उनके मानने वाले PTI को वोट देते हैं, ये अब देखना पड़ेगा ना। अब मैं बैंड आउटफिट की बात भी मानता हूँ, मैं उनकी कोई लीगल एंटिटी नहीं है ये बात भी मानता हूँ, उनके पास कोई इंतखाबी निशान नहीं है, उनके पास कोई सियासी जमात नहीं है, लेकिन एक फॉलोइंग तो है। और वो फॉलोइंग वो किधर डाइवर्ट करते हैं इलेक्शंस में, ये एक अहम बात है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। क्यों, आप मानते हैं ये बात?
तो फिर मोहसिन दावड़ वगैरह की भी है, ये लोग किस साइड पे है? पार्टी वो अपना इलेक्शन लड़ेंगे, जब आज़ाद लड़के आएंगे तो फिर उसके बाद देखेंगे वो कि पीपल वो पार्टी का बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है उधर। लेकिन पीपल पार्टी ने क्या डिलीवर किया? उनके पीटीएम के जो दूसरे एमएनए थे, क्या नाम था उनका? एक तो मोहसिन दावड़ थे, दूसरों का क्या नाम था वो जो जेल में रहे हैं? हाँ ठीक है, आ जाएगा, माइंड में आ जाएगा। वो सारे सिंध की जेल में ही रहे हैं ना। हम्म। वो पीपल पार्टी में मतलब वो कौन सा पंजाब की जेल में रहे हैं जो अब हमें कुछ कहना शुरू कर देंगे? वो तो बिलावल की कैद में रहे हैं, बिलावल ने उनको रखा है जेल नहीं, में। वो उसका जवाब तो बिलावल ने देना है। बिलावल तो कह सकता है ना कि मैं उस वक्त हुकूमत में नहीं था। आप देखे ना, उसके खिलाफ तो राहुल वार भी बोल रहे हैं, आसिफ जरदारी के खिलाफ भी राहुल वार एकदम से जिंदा हो गए। इनका मुझे नहीं पता कितना फर्क पड़ेगा इलेक्शंस में। नर्व्स पे तो फर्क पड़ता है ना। सिग्नल्स तो आते हैं ना कि आप इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के लाडले नहीं है। स्विंग हाँ, में और एक हवा जो आप बनाते हैं। सीरियस और उस राव अनवर के इंटरव्यू के बाद बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस लगे हैं पीपल्स पार्टी की। उस पे आप देखें ना, फैसल वाडा भी तो पीपल्स पार्टी को प्यारे हो गए। हाँ, फैसल वाडा पहले भी प्यारे थे, ये अनाउंस आप समझे लेट होगा। अच्छा, अब तो देखिए उन्हें काफी तोहफे मिले हैं एस्टेब्लिशमेंट से। सफरात बुख्ती मिला है उन्हें, फैसल वाडा मिला है। क्या क्रिसमस पे काफी गिफ्ट्स पीपल्स पार्टी को मिले हैं एस्टेब्लिशमेंट। चाहिए थे उनको, पंजाब से चाहिए था ना, वो नहीं उनको लेने दिए। वो सिंध से किसी को लेने देते हैं? मतलब पंजाब, देखिए अब ये तो अजीब बात है ना कि पीएमएलएन को आप सिंध से कोई लेने ना दें और खुद पंजाब से आके मांगना शुरू करते हैं। फिर अपनी अपनी दोनों इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के लाडले हैं। उन्होंने कहा मैं तुम्हें पंजाब में डिस्टर्ब नहीं करता, उनको सिंध में डिस्टर्ब नहीं करता। लेकिन अगर दोनों बच्चे बिहेव करें, बिलावल साहब जरा बिहेव नहीं कर रहे, अगर वो बिहेव करें और वो अपना टिल्ट पीटीआई की तरफ ना रखें तो उनके लिए मसाइल कम हो। अच्छा जी, आप लंदन से आ रहे हैं, लंदन में क्या खबरें हैं आर्मी चीफ का जो यूएस का दौरा है उसके बारे में? पॉजिटिव देखा जा रहा है। मैं मतलब ओवरसीज पाकिस्तानी की बात नहीं कर रहा, वो तो आपको पता है वो एक खास किस्म के कल्ट, वो एक ही तरफ दे, वो तो अडियाला देखता है तो। और वो मुझे को खास पसंद भी नहीं करते, आपको पता है मैं उनके खास लाइकिंग्स में भी नहीं हूँ तो इसलिए। लेकिन सूरत हाल ये है कि मेरी पाकिस्तान हाई कमिश्नर से भी मुलाकात हुई है और भी लोगों से मैं वहाँ मिला हूँ। पॉजिटिव देखा जा रहा है कि हमें वेस्ट से जो अपने गैप्स हैं उन्हें ब्रिज करना चाहिए। पाकिस्तान की जो एक इकोनॉमिक सोल्यूशन में जो टर्मोइल है, जो हमारा माशी टर्मोइल है, उसमें एक वजह हमारा वेस्ट से गैप भी है, आप समझे। देखिए ना, हमें जिस तरह आईएमएफ ने तरसाया, मतलब खुद चॉइस सर्वर साहब आए इमरान खान के दौर में, कहते थे कि 1 बिलियन के लिए तो हमारी नाक रगड़वा दी। और शौकत अजीज नहीं, वो शौकत तरीन साहब कहते थे कि मैं जरदारी के दौर में जाता था तो आधे पैसे वैसे ही ले आता था आईएमएफ से, तो अब तो वो पता नहीं अप फ्रंट इतनी शराइत रख रहे हैं। तो जो हमारा गैप है फ्रॉम वेस्ट, वो हमारे माशी मसाइल की एक वजह है। तो उस गैप को ब्रिज, अगर हमने आगे ब्रिज करना है और हमने आगे कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी करनी है तो हमें वेस्ट से गैप को ब्रिज करना पड़ेगा। और अगर बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको एक्सपोर्ट्स बढ़ानी चाहिए, तो आपने एक्सपोर्ट्स किधर बढ़ानी है? वेस्ट में बढ़ानी है कि ईस्ट में बढ़ानी है? वेस्ट में बढ़ानी है, ठीक है ना। तो इसलिए नहीं, इससे भी मैं तो एक्सपोर्ट होती है ना, मतलब वो सब ठीक है, पैसा जिधर एक्सपोर्ट होते रहने जी। हाँ। गरीब मुल्कों में क्या एक्सपोर्ट होनी है? ग्रेन तो जाता ही कितना, हमारे पास तो अपने लिए इतना ज्यादा नहीं है, हम तो उसके इम्पोर्टर हैं, हम तो इम्पोर्टर हैं। काफी हम अटेंशन दे रहे हैं एग्रीकल्चर के ऊपर, इंशाल्लाह वो तो 2-3 साल की बात है। लेकिन एग्रीकल्चर की एक्सपोर्ट तो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट से इजी है, क्योंकि वो उसकी इंटरनेशनल मार्केट जो है वो सैंक्शन नहीं है, उसकी इंटरनेशनल मार्केट में कोटा सिस्टम नहीं है, जीएसपी प्लस नहीं है। जो एग्रीकल्चर की एक्सपोर्ट है, मैं समझता हूँ वो ज़्यादा लुक्रेटिव है बनिस्बत इस दूसरी एक्सपोर्ट। अच्छा, मुझे बताएं कि आप यूके में रहे इतने दिन, वहाँ पे बड़े मुजाहरे होते रहे हैं फ़लस्तीनियों के हक में और इसराइल के खिलाफ, और हुकूमत उनकी जो है इसराइल के हक में और फ़लस्तीनियों के हक में नहीं है। वहाँ पे अब किस तरह देखा जा रहा है मिडल ईस्ट के तनाज़े को? क्या उनको लग रहा है कि यूरोप के ऊपर मज़ीद मुश्किलें आएंगी मौशी तौर पे, क्योंकि जब ऑयल एम्बार्गोस लगना शुरू होंगे और बाकी चीज़ें होंगी?
किसके ऊपर ऑयल एम्बार्गोस लगने हैं? भाई अपना जब आपका देखे ना अभी बहरे अहमर में अब उन्होंने कोई तजारत नहीं हो रही है, हर जहाज के ऊपर तो रॉकेट्स आ रहे हैं, हर जहाज के ऊपर मिसाइल मार रहे हैं वो जो यमनी है। तो अगली स्टेज जो है वो सुएज कनाल है ना, तो उसको रोकना है ताकि इनकी ट्रांसपोर्टेशन हो। तो काफी प्रॉब्लम ये बढ़ रही है, प्रॉब्लम कम नहीं हो रही है। आई एग्री, लेकिन ये देखें ना कि जो अगर तो ये हिट करेंगी वेस्ट को, तो वेस्ट की मैरीन पावर ऐसी है कि वो इसे काउंटर कर लेगा मिलकर। अभी तक तो नहीं कर सकते यमनियों को, अभी तक तो मेरा मतलब है उतना हिट भी नहीं किया, अभी उतना हिट भी नहीं किया कि अभी तो वो देख रहे हैं कि और अभी तो एक अमूमी अंदाजा है कि 1 महीना इसराइल को और दिया जाए। हाँ, अब उस पे क्या अचीव करना है, दैट इज वो ऑब्जेक्टिव क्या है? चाहते हैं हर किस्म की रेजिस्टेंस खत्म हो जाए, जो रेजिस्टेंस वाली फोर्सेज हैं हम उनको बिल्कुल फिनिश करना चाहते हैं। ये ऐसे ही है जैसे इंडियन पंजाब में इंडिया ने सिखों के साथ किया, क्या किया। तो आपको लग रहा है कि ये रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगी? आज तक कहीं खत्म तो नहीं हुई, वक्ती तौर पे 2, 4, 5, 10 साल के लिए कम हो जाती है, तो कम हो जाएगी, यकीनन कम तो होगी। 5-10 साल का एक गैप पीरियड तो इसराइल को मिलेगा इसके बाद। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो अरब ममालिक जिन्होंने पाकिस्तान में मुआशी इमदाद करनी थी आके और इन्वेस्टमेंट्स करनी थी, क्या वो अभी भी कर पाएंगे अब जब वो सारे के सारे इस कॉन्फ्लिक्ट में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हुए? जी कर लेंगे, क्योंकि उसका कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या है ये हमास वाले का, मुझे तो अभी नहीं नजर आया। अभी तो उन्होंने अपने फाइनेंशियल इम्पैक्ट को बचाया है, ऑयल को। अरब ममालिक जो हैं, मुझे तो बज़ाहिर अरब ममालिक सारे इसराइल के साथ खड़े नजर आए हैं। आप मुझे एक बात बताएं, जितने अरब ममालिक के अदर देन सऊदी अरब इसराइल से ताल्लुकात हैं, किसी ने सफ़ीर को वापस भेजा? किसी ने डिप्लोमेटिक ताल्लुकात को डाउनग्रेड किया है? नहीं। किसी ने इसराइल के सफीर को अपने दफ्तर खारजा में बुला के प्रोटेस्ट किया है? शायद टर्की ने किया, if I'm not wrong। नहीं, टर्की के तैयब एर्दोगान की तकरीर के बाद इसराइल ने तुर्की का सफीर तल अबीब से वापस भेजा, जिसको रेसिप्रोकेट तैयब एर्दोगान ने किया। तैयब एर्दोगान ने इसराइल के सफीर को वापस नहीं भेजा। तैयब एर्दोगान ने एक तकरीर की, उस तकरीर के जवाब में इसराइल ने तुर्की का सफीर वापस भेज दिया, तैयब एर्दोगान ने नहीं भेजा था। तो इसका मतलब है कि उन्हें तैयब एर्दोगान का तकरीर करना भी पसंद नहीं है कि अगर तुम तकरीर भी करोगे तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। यानी इसका मतलब यह है कि फलस्तीनी बेचारे बिल्कुल तन्हा हैं, उनके साथ कोई नहीं खड़ा। बिल्कुल, जैसे कश्मीरी तन्हा है, बिल्कुल उनके साथ कोई नहीं खड़ा। हमने जुम्मे को आधा घंटा एहतजाज करना था, फिर हम वो भी भूल गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मैं यही कह सकता हूँ, और मैं क्या कह सकता हूँ। ये हार्ड फैक्ट है जी, दुनिया कमजोर के साथ नहीं खड़े होने को तैयार नहीं होती दुनिया, कोई कमजोर। ये मैं आपके पाकिस्तान के इलेक्शंस को भी आप इस तरह देखें, इलेक्शंस में भी लोग कमजोर के साथ खड़े होने को तैयार नहीं होते। ताकतवर का इलेक्शन होता है, ह्यूमन साइकी है। मुज़म्मिल साहब, आप अब आपकी फ्लाइट का भी टाइम हो रहा होगा, आप फ्लाइट पकड़ें, सेफली पहुंचें, और वो जो है क्या कहते हैं आई, और फिर आपके साथ कोई मुलाकात वगैरह भी करें हम, इससे पहले कि दोबारा आप बाहर भाग जाएं। आजकल तो आप गुडविल एम्बेसडर बने हुए पाकिस्तान के, और 1 घंटे के लिए आप पाकिस्तान आते हैं, फिर आप चले जाते हैं। वो आजकल जरा पाकिस्तान में रहना खतरनाक है ना मुबशिर भाई। नहीं, आप ऐसी कोई बात नहीं करें, आपको प्रॉब्लम हो आप करना करें। चुड़ैल ने मेरी बताया कि आप बड़ी अच्छी बुक्स में हैं हर जगह पे। अच्छा, चलें जी, थैंक्स टू योर चुड़ैल। आप मुज़म्मिल सरवर्दी की गुफ्तगू सुन रहे थे, इसको सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह।